ग्रामोत्थानोत्सव में प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। मंडरेला को नगरपालिका बनाने की मांग की। नई शिक्षा नीति से होगा विकास, राज्य मंत्री खर्रा। मंडरेला कस्बे में संचालित ग्रामोत्थान शिक्षण संस्थान में शनिवार को जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी की अध्यक्षता में ग्रामोत्थानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबरमल सिंह खर्रा थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावदिया, भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, चंदगीराम झाझड़िया, सुरेंद्र सिंह सिहाग, एस बड़ी ईबीओ मनीष चाहर, ओम प्रकाश सोनी, सज्जन चौधरी, डॉक्टर बीके शर्मा, सुनील पुनिया, धर्मवीर पुनिया आदि थे। इस दौरान अतिथियों ने संस्थान के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया। जिला महामंत्री राजेश दहिया ने मंच के माध्यम से राज्य मंत्री को कस्बे को ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनाने की मांग की। वहीं मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने ज्ञापन के माध्यम से नगरपालिका बनाने की मांग की। पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार ने शिक्षा के साथ संस्कार देने की बात कही। मुख्य अतिथि ने बोलते हुए कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति व सनातन में मान्यता है कि बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी माता होती है। जो माता अपने बच्चे को सिखाती है वही उसके जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए हर माता को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हर माता को बच्चों पर विशेष ध्यान रखते हुए भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी देते हुए हर बच्चे के रहन सहन व संगत पर ध्यान देना चाहिए। वही शिक्षकों को निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति से देश का गौरव बढ़ा है। पूर्व शिक्षा नीति से युवा अंग्रेजी मानसिकता के कारण श्रमजीवी के बजाय परजीवी बन रहा था। अब धीरे धीरे फिर से भारतीय शिक्षा नीति से देश उन्नत व गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था सचिव नरेंद्र पुनिया व निदेशक गायत्री पुनिया की अगुवाई अतिथियों का स्वागत किया व विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्राचार्य ईश्वर सिंह बड़सरा व धनंजय पुनिया ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रामोत्थानोत्सव में प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। मंडरेला को नगरपालिका बनाने की मांग की। नई शिक्षा नीति से होगा विकास, राज्य मंत्री खर्रा। मंडरेला कस्बे में संचालित ग्रामोत्थान शिक्षण संस्थान में शनिवार को जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी की अध्यक्षता में ग्रामोत्थानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबरमल सिंह खर्रा थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावदिया, भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, चंदगीराम झाझड़िया, सुरेंद्र सिंह सिहाग, एस बड़ी ईबीओ मनीष चाहर, ओम प्रकाश सोनी, सज्जन चौधरी, डॉक्टर बीके शर्मा, सुनील पुनिया, धर्मवीर पुनिया आदि थे। इस दौरान अतिथियों ने संस्थान के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया। जिला महामंत्री राजेश दहिया ने मंच के माध्यम से राज्य मंत्री को कस्बे को ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनाने की मांग की। वहीं मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने ज्ञापन के माध्यम से नगरपालिका बनाने की मांग की। पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार ने शिक्षा के साथ संस्कार देने की बात कही। मुख्य अतिथि ने बोलते हुए कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति व सनातन में मान्यता है कि बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी माता होती है। जो माता अपने बच्चे को सिखाती है वही उसके जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए हर माता को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हर माता को बच्चों पर विशेष ध्यान रखते हुए भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी देते हुए हर बच्चे के रहन सहन व संगत पर ध्यान देना चाहिए। वही शिक्षकों को निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति से देश का गौरव बढ़ा है। पूर्व शिक्षा नीति से युवा अंग्रेजी मानसिकता के कारण श्रमजीवी के बजाय परजीवी बन रहा था। अब धीरे धीरे फिर से भारतीय शिक्षा नीति से देश उन्नत व गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था सचिव नरेंद्र पुनिया व निदेशक गायत्री पुनिया की अगुवाई अतिथियों का स्वागत किया व विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्राचार्य ईश्वर सिंह बड़सरा व धनंजय पुनिया ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गाड़ी भीतर जा। आओ भाई, स्वागत है तारा। स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम।
स्वस्तो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रेखदस्वामरुतः प्रेषिणी मातरः शुभं यौवानो ओम सोमकस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो हमेशा जन्मदिन पर जब वो जीवित थे उसी समय मैंने घोषणा की थी कि मेरे पिताजी के हर जन्मदिन को मैं ग्रामोत्थान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उस उत्सव पर आज हमारे भगवान गांव में हमें वो खुशी नहीं समा रही है। वो किसान नेता, हर किसान का विश्वास, हर किसान की आस बने हमारे राजस्थान के मंत्री श्री झाबरमल जी खर्रा जी, जो शायद हमें नहीं विश्वास था कि इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में, इस छोटी सी संस्था में आप पधार पाएंगे। मैं आपको समस्त यहाँ की जनता की ओर से, इस क्षेत्र की ओर से आभार प्रकट करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि सर, जब से हमने अपना होश संभाला, मेरे पिताजी पूर्व प्रधानाध्यापक थे और वो हमेशा आपके पिताजी की और उसके बाद में आपकी चौधरी चरण सिंह जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की ऐसी ऐसी कथाएं कहा करते थे कि अगर किसी नेता की मिसाल देनी है, किसी समाज सेवी की मिसाल देनी है, अगर किसी किसानों के मसीहा की मिसाल देनी है तो वो माननीय खर्रा जी हैं। तो ऐसे हमारे नेता खर्रा जी का इस क्षेत्र पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पधारने के लिए। हमारे जिले के पूर्व एमपी, और मैं ये कहूं कि हर किसान के, मजदूर के, और जिसे सारा क्षेत्र आपनू नरेंद्र कह के बोले, ऐसे हमारे पूर्व एमपी साहब श्री नरेंद्र जी खिंचड़ साहब, हम आज की अध्यक्षता कर रही हमारे जिले की जिला प्रमुख और हर, मैं कहूं कि क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली संस्थाओं से भी जुड़ी रही माननीय श्री हसनी जी कुलहरी, इस जिले को नया आयाम देने वाले, इस बीजेपी को नया आयाम देने वाले इस जिले में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री पवन जी मौडिया। और मैं कहता हूं कि भाई जी, मैं तो कोई पुराने टाइम में नेता नहीं देखा करता, वर्तमान में तो नेता अहिया का होगा। सच्ची बात है कि लोभ है तो नेता है, नहीं नेता को यहाँ, लेकिन रात और दिन इस पब्लिक की सेवा कर रहे हमारे राजेश जी दैया जी, हमारे इस गांव में, सर वास्तव में हमारे गांव में बीजेपी का नाम लाने वाले
डॉक्टर बीके शर्मा जी, जिन्होंने इतनी मेहनत की इस बीजेपी के लिए, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे जो महिला मोर्चा से जितने भी पदाधिकारी यहाँ पधारी हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस संस्था की ओर से। हमारे 3 बार के बीडीसी जिला परिषद सदस्य श्री धर्मवीर जी पूनिया, जो हमारे पड़ोस से आते हैं बीजेपी से, उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत है। और यहाँ के क्षेत्र की हर समस्या को बारीकी से देखने वाले हमारे डॉक्टर साहब श्री सुरेंद्र जी, जो हमारे चिकित्सा जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीडीसी सुनील जी पूनिया, हमारे सरपंच आए बाजला से, उनका भी स्वागत है। हमारे लांबा से सरपंच आए हैं, हमारे तिगास के सरपंच जी हैं, हमारे बजा के सरपंच जी आए थे, उनका भी स्वागत है। और यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री ओम जी सोनी, और एक और मंडल अध्यक्ष है हमारे सदन जी कोठारी सर, मैं कह रहे हूँ बहुत 24 घंटा बहुत भागोक रहे हैं, उनका भी यहाँ इस मंच पे स्वागत है। हमारे बीडीसी मेंबर, जो सबसे बड़ी मंडरेला पंचायत के बाद में अगर कोई पंचायत आती है तो वो नर्ड है, उनके बीडीसी मेंबर श्री अनिल जी रणवा, हमारे सीपीओ साहब पिलानी श्री मनीष जी चार, और जिसे मैं ये कहूँ जिस तरह से डॉक्टर जी थे उसी तरीके से पिलानी विधानसभा क्षेत्र में अगर सबसे पहले बीजेपी में लगे थे तो हमारे सरपंच जी श्री दिलीप जी स्वामी हैं, जो शायद मैं तो देखने लगे उन्हें जैसे ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो दिलीप जी तारो भी मैं माड़ा को निकाली थे, लेट आया, मैं ही देखा है, तो मैं स्वागत भी करूंगा और यहाँ पधारने पे बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश जी पूनिया, जो चिड़ावा से जिला वार्ड पार्षद है, उनका भी स्वागत है। हमारे खुटिया से मेंबर हैं श्री सुभाष जी, उनका भी स्वागत है। बहुत से जनप्रतिनिधि और आए हुए हैं, पूर्व सरपंच प्यारलाल जी हैं, अन्य भी जो पीछे बैठे हुए हैं, सॉरी अगर मैं नाम नहीं ले पाऊँ तो, उन सबका स्वागत। और सबसे ज्यादा स्वागत मैं आपका करता हूँ कि मंत्री जी सुबह जब आपका प्रोग्राम निश्चित हो गया, आपने प्रोग्राम डाल दिया, उसके बाद में सिर्फ एक फोन कॉल पे और आपका नाम सुनकर यहाँ जो ये आए हैं ग्रामीण, पूरे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन इस शाला में करता हूँ। सभी माताएं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, समस्त स्टाफगण, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जुगलाल जी पूनिया जब रिटायर हुए, मेरी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति के रूप में जाऊं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सच्ची सेवा करनी है समाज की तो एक संस्था खोल। तो मैंने कहा कि पिताजी मेरे से ये बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक संस्था ओपन की और उसमें उन्होंने एक रीजन बताया। सर मैं आपको बताऊं कि यहाँ मंडरेला में विज्ञान पढ़ने के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ता था। मंडरेला की पहली संस्था है, सबसे लास्ट में तो चालू ही थी, इससे पहले 10 संस्थाएं चल रही थी, लेकिन विज्ञान विषय लाने वाली पहली संस्था है। और मुझे खुशी है कि यहाँ से मेरे यहाँ से एक महिपाल जी अपने IRS है और बहुत से IITN वह गाँव का यहाँ को एक नारो लाग दो हमारे गांव में कि अगर तार नौकरी लागना है तो ग्रामोत्थान में साइंस ले लो। और आज तक मतलब पहली जब बोर्ड मेरिट आती थी उस समय भी हमने मेरिट दी है पवन बड़सरा के रूप में जो IITN है आज के दिन, और आज भी 99% हमारी बच्ची को दिए। और 99 नहीं, एक की बात नहीं है, मैं दावा करता हूं इस मंच से खड़ा होकर के कोई बच्चा ये कह दे कि 10वीं की बजाय 12वीं क्लास में हमारे यहाँ 10% या 5%, कई होंगे तो 20% की बढ़ोतरी करते हैं।
हमेशा मैं धन्यवाद देता हूं मेरे इस स्टाफ को, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इस मुकाम को पहुंचाया है। मेरे पिताजी के उस सपने को उन्होंने साकार किया है। मेरे पिताजी के पास आज भी याद है मुझे, जब कोई ग्रामीण बच्चा आता था और कहता था कि फीस को ना गुरुजी, जब मैं 5 बच्चा का यहाँ का नाम बताए गया हूँ, क्या तो संस्था में 5 डोनेट करके गया ही, बोले कोई बात को ना, तू तो साइंस पढ़ी और मैं नौकरी लग गया नेवी एयरफोर्स में, और सर महीने की पहली तनख्वाह इस संस्था को देके गए। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे बजाय अब किसी और को पढ़ाना सर। तो कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया इस क्षेत्र में कि कोई ऐसा बच्चा जो नहीं पढ़ पाएगा उसको हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास मैं ये कहता हूँ कि जो शहरों में संस्थाएं होती हैं उतनी न तो फीस आती है, न उन जैसी हमें ये कहे कि स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं, हमारे जो गांव के बच्चे हैं, मेरे पिताजी ने जब ये संस्था खोली थी, इसका नाम ग्रामोत्थान, शायद आपको भी लगा होगा, केशवानंद जी ने जो संस्था खोली थी, उसी केशवानंद जी की संस्था के आधार पर इन्होंने ग्रामोत्थान रखा था कि केशवानंद जी है वो एक आदर्श है समाज के लिए। उन्होंने वो शिक्षाएं दी थी, वो बच्चों को आगे बढ़ाया था। और इसी तरीके से हमारे जो एमपी साहब है नरेंद्र जी, उन्होंने किया है। आज से कितनी पुरानी साल तक कोई जानता नहीं था, उस समय इन्होंने संस्था खोली। और आज नीट और आईआईटी की भी सबसे बड़ी बात है, जो लोग ये कहते थे कि कोटा और सिक्किम जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं जाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र जी को कि उन ग्रामीण बच्चों के जो मतलब ये मान लो कि सुसाइड कर लेते थे, एक बच्चा 2.5 लाख रुपए पे नहीं कर पाता था, उनके लिए यहाँ नरेंद्र जी ने इंडियन पब्लिक स्कूल झुंझुनू में वो सुविधा दी है। आपका भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है नरेंद्र जी कि आपने इस ग्रामीण क्षेत्र बच्चों के लिए सोचा। दूसरी, मेरी उन बच्चियों का जो मैं हर साल 10 मेरे पिताजी के नाम पे फ्री पढ़ाता हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी क्योंकि वो अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर साल 10 बच्चियां। फिर दूसरी, मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से हमेशा घोषणा करता हूँ कि जिस भी बच्चे के पास फीस न हो और जो गरीब हो, वो कभी भी आकर के मेरे पास, मुझे न तो पैसे मेरे पास थे, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे थे कि हमें शाम की रोटी मिल जाए, और वही हमें और लगभग 14-15 हजार से ऊपर अभी वोट हो गए। माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आप तक भी बात पहुंचा दी पहले, और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लिख करके दे दिया है, और आज व्यक्ति से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो
माता की ये जो कुछ हमारे यहाँ पधारी और सम्मानित इस क्षेत्र के ये बुजुर्ग कार्यक्रम के बीच में जा रहे हैं, अभी माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं और हमारा दायित्व है कि अतिथि का सत्कार, उनका सम्मान सारा होने के बाद ही आप उनके यहाँ से जाने के बाद वहाँ लौटे तो ठीक रहेगा। ऐसी हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। ऐसे तो एक बार आप विराजे सर। मंच पर उपस्थित है आज इस मां सरस्वती के पावन प्रांगण में हमारे बीच में राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री, और जैसा कि अभी संचालक महोदय ने भी और इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय ने भी आप सबको बताया कि हमारी पूरे राजस्थान में, पूरी शेखावाटी में खासकर जो एक किसान नेता के रूप में पूर्व में इनके पिताजी आदरणीय श्री हरलाल सिंह जी खर्रा साहब ने मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में भी एक सच्चे जनसेवक के रूप में पहचान बनाई, जनता की सेवा की, और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे बीच में उन्हीं के पुण्यों के आधार पर राजस्थान सरकार में उनके सुपुत्र श्री जाबर सिंह जी खर्रा हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं शेखावाटी के इस अंचल में और झुंझुनू के इस वीर ग्राम मंडेला पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस जिले की पहली नागरिक और भारतीय जनता पार्टी की भी जिला परिषद में आजादी के बाद जिन्होंने जिला प्रमुख के रूप में परचम फहराया, मेरी छोटी बहन हर्षिनी कुलहरी जी। एक बार जोर। महिला मोर्चा की जिले की नेता बहन मंजू जी, अनीता जी, सभी अंजू काला, सभी अनिल जी, रनवा पंचायत समिति सदस्य, आदमी चंद्र राम जी, भाई मुकेश जी पार्षद, और कोई रह गया हो तो उसके लिए क्षमा। और मेरे समक्ष उपस्थित है इस विद्यालय के बच्चों के सभी अभिभावकगण, इस आस पड़ोस के क्षेत्र से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और शक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में बड़ी संख्या में, बड़ी देर से और बड़ी शांति से यहाँ विराजी माताओं बहनों में आपका बहुत सबसे ज्यादा स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय के इस संचालक और जो अपने पिताजी की पावन स्मृति को, उनकी सोच को, उनके विचार को, उनके विजन को जो आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, इस स्कूल के संचालक विद्यालय के भाई नरेंद्र पूनिया जी और उनका पूरा परिवार, और ग्रामोत्थान उत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं खास करके नरेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि इस कलयुग के इस दौर में जो अपने पिता की और अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम होता है अमूमन, क्योंकि ये समय ऐसा है जो व्यक्ति अपने तक सोचता है, अपनी भलाई जिसमें वो काम करता है, लेकिन पिताजी ने जो पीड़ा उठाया उसको आगे तक ले जाने का काम नरेंद्र जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम जिन संस्कारों के लोग हैं, हम जिस संस्कृति के लोग हैं, उसमें पिता का स्थान वो आकाश से भी ऊंचा है। इसलिए पिता के पद चिन्हों पर चलना, उनके आचार विचारों को आगे तक आने वाली पीढ़ियों में उनका संचालित करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आई बार हर साल, पिछले साल भी हम इस कार्यक्रम में आए थे, बड़ा शानदार आयोजन उस समय भी हुआ था और इस बार भी हुआ है। और मैं तो इस अवसर पर सभी, खास करके हमारे विद्यालय के बच्चों को भी मैं यही इस अवसर पर आप सब लोगों को आह्वान करना चाहूंगा कि आप भी बड़े होकर जिस प्रकार के संस्कार आप यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, उन संस्कारों को अपने जीवन में आपको जीना है और इस क्षेत्र का, इस देश का, माँ भारती का नाम आगे चलकर आप सभी को रोशन करना है, इस विद्यालय का नाम रोशन करना है। मैं आए हुए अतिथियों का, क्योंकि समय की बाध्यता है।
भारत माता की, भारत माता की। मां सरस्वती के इस प्रांगण में मां शारदे को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य आकर्षक के रूप में हम सबके चहेते लोग लाडले, और ऐसे लाडले केवल आपकी विधानसभा के नहीं, हरियाणा बॉर्डर से चलने के बाद जयपुर तक चलते हैं। पूरे शेखावाटी क्षेत्र के सभी लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने वाले और सबकी समस्याओं का समाधान भी करने वाले ऐसे नेक दिल और अजीब इंसान हमारे मीडिया मिनिस्टर श्रीमान जावर सिंह खर्रा जी, और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे जिले से जिला प्रमुख के रूप में हर्षनी कुलेरी जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, पूर्व सांसद महोदय नरेंद्र जी, और मेरे राजनीतिक गुरु रहे पवन जी माउंडिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, सरपंच साहब बहुत सारे यहाँ पे विराजमान हैं, दिलीप जी सरपंच जी हैं, भरत जी सरपंच जी, चंद सिंह जी पंचायत समिति सदस्य, हमारे सुनील जी हैं, सुभाष जी हैं, और मंडल अध्यक्ष विराजमान हैं, और शारद जी शर्मा हैं, सज्जन जी कोठारी, ओम प्रकाश जी सोनी, पीके शर्मा जी, राम सिंह जी बोड़ा जी, विक्रम रोहिल जी, सुरेंद्र सोनी जी, पार्टी के सीनियर वरिष्ठ जय सिंह नूनिया जी, राम सिंह जी कसबा जी, बहुत बड़ी संख्या में गांव के वरिष्ठ और सीनियर कार्यकर्ता बंधु, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता शक्ति और प्यारे साथी। देखिए, अपने पिताजी की जन्म जयंती को प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने का जो कार्यक्रम मेरे परम अजीज मित्र नरेंद्र जी पूनिया जी प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम करते हैं, बड़े मन से और खुले दिल से बच्चों के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ते, ऐसा हमारे नरेंद्र जी का, और साथ में नरेंद्र जी का कम गायत्री जी का ज़्यादा योगदान है। नरेंद्र जी तो पूरे दिन गाँव में घूमते रहे, बाकी स्कूल में सारा योगदान तो गायत्री जी का है, तो दोनों को, और साथ में हमारे लाडले, हम सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ऐसे शानदार और ऐसे आयोजन के लिए। और देखिए, मंडला क्षेत्र के विकास में और इस क्षेत्र के भविष्य का निर्माण करने में ग्रामोत्थान स्कूल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए भी इसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ऐसे अवसर पे हमारे मेहमान के रूप में माननीय खर्रा जी पधारे हैं, तो मंच के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा, मंडेला जो ग्राम पंचायत है और लगभग 14-15 हजार से ऊपर अभी वोट हो गए। माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आप तक भी बात पहुंचा दी पहले, और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लिख करके दे दिया है, और आज व्यक्ति से यहाँ पे पधारे हैं
मंदिर में आज जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है उसके मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे किसान नेता। Incoming call from Dharamveer G. Punya Silikania identified by Truecaller. लेकिन हमारे संरक्षक के रूप में भी किसान नेता भी आज हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी स्वागत करें। महिला तो कई दिनों आज मिली क्योंकि रोज मिलना टाइम रात को तो बातें ही करें आपने, मैं सुने नहीं दी बात सारी मतलब बातें करें। देख लो यार सारी फोटो का माध्यम देखो सारी बात तो आदरणीय हमारे मंत्री जी, हमारे साथी पवन जी मावड़िया जी, जिला प्रमुख अश्विनी जी, हमारे साथी दैया जी, सभी महिला मोर्चा के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, पूर्व और वर्तमान सभी जिला परिषद सदस्यगण और हमारे साथी नरेंद्र जी और उनके प्रिंसिपल और प्रिंसिपल महोदय के साथ सभी कर्मठ साथी अध्यापकगण, माता तुल्य महिलाएं, पिता तुल्य बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, सभी हमारे पत्रकार साथीगण और प्रिय विद्यार्थी, मैं आज के इसी सभी कार्यक्रम में सभी जो गार्जियन से अभिभावक पधारे हैं उनका सभी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जिले की ओर से आदरणीय मंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो विद्यार्थी बैठे हैं, ये देखो विद्यार्थियों से पूछ रहा हूँ मैं, अच्छे कौन कौन बनना चाहते हैं? जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो, बैठ जाओ जल्दी। विद्यार्थी अच्छे कौन कौन से बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो, देखो अच्छे कौन बनना चाहते हैं? अब बाकी हाथ नहीं खड़े किए, पूरा बनना चाहते हो क्या? अच्छे बनना चाहते हो तो सारी बात सुनोगे, बोलोगे नहीं आप। कौन नहीं बोलेगा? हाथ खड़े करो सब, कोई नहीं बोलेगा, वो हाथ खड़े करो, नहीं बोलना, आप सारी बात सुनना। 15-20 मिनट का समय हो रहा है, हमारी मुख्य अतिथि जी बोलेंगे जब भी सुनना और अब भी सुनना और मुख्य अतिथि जी को सुन करके आप जाएंगे बस 2-4 मिनट लेंगे, आप बैठो, 10-15 मिनट का समय है और सभी से अनुरोध है कि वो सभी पूरा कार्यक्रम होने के बाद क्योंकि आपके बच्चों का कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव। देखो एक तरह से शीशा होता है ना, शीशा दर्पण, ये कभी झूठ नहीं बोलता। शीशा में जैसे हमारा चित्र दिखता है वैसा ही ये विद्यालय के लिए शीशे के समान है, दर्पण के समान। ये विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां हुई, किस तरह के रिजल्ट रहे, आपके सामने जो रिजल्ट रहे वो छुपे हुए नहीं। एक ग्रामीण में ऐसा रिजल्ट होना एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए कहा नहीं जाता। तो मत करो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी और विद्यार्थियों का जो उत्थान मतलब आगे जाना और साथ में आगे जाने के पीछे एक कारण होता है। कोई भी प्रतियोगिता हो चाहे पढ़ाई हो, उसमें इतने नंबर लाना, उससे पहले 2-3 बातें पहले होती हैं तो ही हो सकता है। उसमें सबसे पहले शुरू होता है अनुशासन। इन बच्चों के अक्सर गाना सब गा सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन इनकी छोटी सी बच्ची 10 साल की 5 साल की बच्ची का एक्शन, और वो क्या कह रहा था कि 50 या 40 साल का एक व्यक्ति मनुष्य जैसे वो एक्शन कर रहा था, शरीर के चेहरे के सारे, वो इतना मतलब जिन्होंने भी इनको तैयार किया है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। जिन महिलाएं पुरुषों जो भी कलाकारों ने इन बच्चियों को तैयार किया वो बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। वो अध्यापक भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इन बच्चों को इतने दिन वाइड में नंबर लाने के लिए सहयोग दिया। संस्था तो है ही है और मैं अभिभावकों भी कह सकता हूँ, बिना अभिभावक के सहयोग के विद्यार्थी इतने नंबर नहीं ला सकते। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जो अभिभावक आए वो महिलाएं सुने, ये महिलाएं जो बच्चों के साथ आई हैं वो बात सुने। आपके कारण से ये नंबर आ रहे हैं, आपके कारण से आपकी बेटी बेटा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि महिला का सहयोग होता है, पुरुष का नहीं होता। क्योंकि पुरुष साथ शादियों में जाना, घूमना, एक माँ ही उसके पास सारे दिन रहती है स्कूल के बजाय। ये महिलाओं को या परिवार को सहयोग क्यों जाता है नंबर लाने में, ये बताता हूँ। बच्चा जब तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से तैयार नहीं है तो कितने ही पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, नहीं नंबर आ सकते। जैसे सामाजिक रूप से माता पिता का, बड़ों का आदर सत्कार करना, उनका कहना मानना, ये जब तक विद्यार्थी में नहीं है तो कितना ही पढ़ा लो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें सामाजिक विचार, सामाजिक भी उत्थान है उनका, और शारीरिक भी। शारीरिक में बीमार व्यक्ति कभी भी नहीं बढ़ सकता। शारीरिक रूप से विद्यार्थी नंबर लाने से, खेलने से पहले शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से भी तैयार। और मानसिक मतलब खेलों में भी कहा गया है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, मतलब स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। पहले स्वास्थ्य जरूरी है, स्वस्थ होगा ही नहीं, बीमार नहीं पड़ सकता, स्वस्थ पड़ सकता है। इसलिए खेल और व्यायाम भी बच्चों के लिए जरूरी है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और
सामाजिक रूप से जब तक विद्यार्थी तैयार नहीं होता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब अध्यापकों से यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये 2πr² या πr² इससे कभी भी कोई विकास नहीं हुआ आज तक। जब तक के विद्यार्थी तैयार नहीं होता या साइड में बड़ों का कहना नहीं मानता, माता पिता का कहना नहीं मानता, वो चीजें मानेगा तो अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगा। और आप खुद देख लीजिए, माता पिता का मतलब हमेशा ही बेटी बेटा कैसा भी हो, लेकिन उनको आशीष ही देता है, दुर्शिष नहीं देता। लेकिन कई बार बेटी बेटा यदि माता को सताता है तो उसके आंसू बह ही जाते हैं, लेकिन वो माँ की आत्मा है, वो केवल माफ कर सकती है, लेकिन बहने वाले आंसू है वो माफ नहीं कर सकते। वो माँ बाप के आंसू बहे हुए बेटी बेटों को कहाँ विद्यार्थियों कहाँ दुख दे जाए, इस बात का कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए पहले गार्जियनों का कहने, अभिभावकों का कहने माने। जब भी घर से चलते हो ना तो पूछ करके चला करो कि मम्मी मैं घर जा रहा, स्कूल जा रहा हूँ, और स्कूल से आए तो मम्मी स्कूल से आ गया। हमेशा पूछ करके जाओगे, पूछ करके आओगे, वो अपने आप ही आपको किताबें आ जाएंगी। और टीचर भी कैसा होना चाहिए, मैं इसे एक कहानी के रूप में बताऊंगा। एक बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन पर उसके माता पिता ने उसको घड़ी गिफ्ट में दे दी, और बेटा घड़ी को लेकर के स्कूल चला गया और उसने घड़ी बेंच पर खोल दी और पेशाब करने चला गया। वापिस आया तो घड़ी गायब हो गई। घड़ी गायब होगी तो बच्चे ने बताया कि मेरी घड़ी गायब होगी। बोले कितनी देर होगी? बोले अभी छोड़ के गया। तो अध्यापक ने सोचा कि घड़ी तो है तो क्लास में, तो सबको खड़ा कर लिया कि भाई घड़ी किसने ली, लाइन लगवा ली। और जितने बच्चे थे ना, जैसे 20 बच्चे थे तो 20 काली पट्टी मंगवा ली और बच्चों के आंख के बांध ली और घड़ी चेक करना शुरू कर दिया। जेब में घड़ी चेक करना शुरू किया तो एक विद्यार्थी के जेब में निकला, एक घड़ी निकाल ली और बच्चों को कह दिया पट्टी खोल दो। पट्टी खोल दी, बच्चों को बैठा दिया और उसको घड़ी दे दी जिस बच्चे की घड़ी थी। घड़ी लेके बैठकर पढ़ाने लग गया। कुछ नहीं कहा घड़ी के बारे में, कुछ भी नहीं कहा किसकी थी क्या था, कुछ नहीं बोला, पढ़ाने लग गया। इंटरवेल हो गई, लड़कों ने सोचा कि आज किसकी कितनी पिटाई होगी, किसका क्या होगा। लेकिन जिसने घड़ी चोरी थी, जिसकी जेब से घड़ी निकली, वो क्या सोचता आपको पता ही है। उसने सोचा कि अब मारेंगे, एक स्कूल से निकालेंगे, एक मैं मर जाऊं तो ठीक रहूं, माँ बाप क्या कहेंगे, इतने विचार आते रहे। लेकिन छुट्टी हुई, जब तक कोई घड़ी की बात नहीं चली तो वो घर चला गया। घर जाने के बाद में उसने यही सोचा कि घड़ी की कोई बात नहीं चली, लेकिन फिर भी स्कूल चलते कैसे भी सास करके वो वापिस आ गया। घड़ी की कोई बात नहीं चली, फिर वो पढ़ने लग गया। लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं आज चोर हुआ, मुझे स्कूल से निकाल देते, टी से निकाल देते, मैं पढ़ता नहीं। घर वाले कुछ कहते, कोई कुछ कहते, मैं मरता जीता, पता नहीं क्या क्या करता, लेकिन पता ही नहीं चला। वो वापस पढ़ने ले गया, लेकिन मन में अच्छा बनने की सोच ली उसने कि मैं चोर बना, लेकिन अब मैं चोर नहीं, मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, बहुत बड़ा बनूंगा। उसके बाद में वो पढ़ लिख करके एक बड़ा व्यापारी बन गया, पैसे वाला व्यापारी बन गया। तो ऐसे ही वार्षिक उत्सव था स्कूल में। अब स्कूल में वार्षिक उत्सव, अब आजकल मंत्रियों को, हमें नेताओं को बुला लिया, लेकिन उस समय क्या होता था कि पुराने टाइम में स्कूल के अंदर पंखे नहीं होते थे, फर्नीचर नहीं होते थे, तो वो दानदाता पैसे वाला होता था, उसको ज्यादा बुलाते थे। आज तो आर्थिक युग आ गया, तो वो क्या भी वही बच्चा जिसे घड़ी चोरी थी वो पैसे वाला बन गया था, बिजनेस चल रहा था। उसी स्कूल में उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुला लिया और वो आ गया। मुख्य अतिथि के रूप में आया, जो ही वो अध्यापक दिखा जिसने जेब से घड़ी निकाली थी, उसके पैरों में गिर गया कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, गुरुजी मेरे पर। वो सोचा गुरुजी ने क्या कर दिया, कोई माफ वाली बात नहीं है। बोले गुरुजी मुझे माफ कर दो। बोले बात बता। बोले आज मैं आपके कारण से इस पद पर गया। बोले कैसे? बोले मैंने घड़ी चोरी थी, आपने मुझे मतलब कोई दंड के रूप में नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि मैं आगे चोरी नहीं करूँ। तो बोले वो घड़ी तूने चोरी थी क्या? बोले थी। बोले मेरे को भी पता नहीं आपने चोरी थी। बोले कैसे? बोले आपके मैंने पट्टी बांधी, तो मैंने भी मेरी आंखों के पट्टी बांध ली थी, मुझे भी नहीं पता कि तू चोर है। तो ऐसे गुरु होते थे। बच्चे को बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। आगे हम जितना कमजोर है उसको उतना ही ज्ञान दें, जितना ज्ञान हम बच्चे को पीट दें। हमारे अब एक कमजोर लड़का है, गणित वाला है, वो तो थप्पड़ मार दिया, हिंदी वाला है उसने 2 थप्पड़ मारा, क्यों? कमजोर तो सब में ही कमजोर है। उसको सबको मारेंगे, शाम तक बेचारा सुनना हो जाता है, दूसरे दिन पेट में दर्द होने लग जाता है और वो झूठी गोलियां लेता है, इंजेक्शन खाता रहता है। और वो जैसा है वैसा पढ़ लेगा कभी। और सभी पढ़े हुए कलेक्टर बन गए क्या? बहुत बड़े पदों पर बैठे हैं। मोदी जी क्या जब खूब पढ़े लिखे हैं, सब इंग्लिश सब आती है, लेकिन बड़े नेता नहीं बन सकते, बड़े व्यापारी नहीं बन सकते, बड़े बिजनेस नहीं बन सकते। रोजगार देने वाले बनो, लेने वाले क्यों बनते हो? मोदी जी का सपना पूरा होगा। और मैं यहाँ तक कहता हूँ नरेंद्र जी डरने की जरूरत नहीं है। 40 साल से ऊपर का नरेंद्र ढूंढ लो,
मोदी जी जैसे सिद्धांतों का ही मिलेगा, आप ही नहीं। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो, मेरे लिए कह रहा हूँ। अब तो नाम पेट में करा लेते हो कि बेटी जन्मी नहीं, बेटी होगी तो ये नाम होगा, बेटा होगा तो ये। पहले ये पंडित लोग बैठे ना, वो ऐसे नहीं थे, वो राशि के हिसाब से निकालते थे, इतने बजे इतने जन्मा, इस राशि पर नाम कढ़ाइए। नए पर नरेंद्र भी होता है और नरोत्तम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो विवेकानंद जी के नाम से 40 साल से ऊपर के, या जब ये नाम निकालने पंडित लोग निकालते थे, जब से नरेंद्र को ढूंढ लो, तो ऐसा ईमानदार जैसे मोदी बैठे, ऐसे ही लगभग सिद्धांतों में मिलेगा। तो घबराओ मत, नरेंद्र जी के लिए बढ़ाई हो रही तारीख नाम राशि रहे। इसलिए मैं आपके पिताजी को नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनके जन्मदिन पर आप। और ये बात भी वास्तविक सत्य है, ये जो इन्होंने जो कहा, ये झूठ नहीं बोला जाता स्टेज के ऊपर। तो इस तरह का काम आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, एक जाटों का इतिहास लालवीर जाफर जी मारवाड़ में करे ना करते। इनके पिताजी, मैं जब छोटा सा था, हम स्कूल तो खोल ली थी, मेरे खिचड़ बाजी सर का एक बैंक में नौकरी करता है, बाजी सर हमने मंडावा विधानसभा क्षेत्र में, वो बैंक में जयपुर नौकरी करता है, रहने वाला मंडावा विधानसभा क्षेत्र का। इनके पिताजी को जानता नहीं था, वो मंत्री जी थे। तो उनके पास गया, शाम में ये बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, मेरी पत्नी सर्विस करती है, तो उसका ट्रांसफर यहाँ करा दो। अनजाने में उन्होंने हाथों लिख कर देखा, उसका ट्रांसफर वहाँ हुआ। और हमारे अभी इनके पिताजी का जो झुंझुनों के अंदर सामुदायिक विकास भवन बना हुआ है, जिसमें जो हॉल मेरा बना हुआ सबसे बड़ा, वो जमीन इनके पिताजी ने दिलवाई। और उसके पास जो RSS वाली स्कूल चल रही है, वो उसके बाद में उनको पता चला कि झुंझुनों में ऐसी जमीन पड़ी है, वो उस समय दी हुई है, जो केशव आदर्श विद्या मंदिर चल रहा है, वो उनके पिताजी की दी हुई है। तो जो वो काम करते थे वो छुपे हुए नहीं है। और आज बता दो, वो जाटों का इतिहास पढ़ लीजिए, योगदान, मतलब मैं बुराई नहीं करता कि मैं जाटों से जाटों का देश में बढ़ाने के अंदर जितना सहयोग रहा है, वो शायद ही किसी जाति विशेष का रहा होगा। पढ़ लो, आप किताबें पढ़ो, जब पता चलेगा। एक और बता देता हूँ, जिसको पढ़ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं रहे हो। आज मोदी जी का सपना जितना जाट पूरा कर रहे हैं, उतना कोई भी नहीं कर रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, जैसे शिक्षा सारी जाटों की है, लगभग। कोटा चले जाइए, सीकर चले जाइए, झुंझुनू जाइए, ये भी जाट है। ये इतना विकास, आज वो बच्ची 51,000 रुपए लेके गई, ये संस्था नहीं खुलती, वो बेटी यदि 51,000 रुपए ले लेती, कितने परसेंटेज ले आती, तो मुझे बता दो ये स्कूल यहाँ नहीं खुलता कोने में, कि वो पढ़ने घर से इतनी दूर सीकर जयपुर जा नहीं सकती थी, और ये स्कूल खोलने से यहाँ 99% ले आई। ये योगदान है कि नहीं है सही? आज एक गरीब की बेटी और की बेटी, इसके पास का एरिया, ये बच्चे यहीं पढ़ सकते हैं, वो सीकर नहीं जा सकते, जयपुर नहीं जा सकते, झुंझुनू में नहीं जा सकते, तो वो इस एरिया में पढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि हर जगह हर अच्छा विद्यार्थी बेटी बेटा है, जिसको लाने की जरूरत है। कहते हैं ना, गाँव में भी जो ग्रामोद्धार नाम रखा है, ये इसीलिए नहीं रखा, इसमें यहाँ भी कहीं भी चले जाइए किसी भी कोने में, वहाँ भी बेटी बेटे अच्छे मिलते हैं, लेकिन उनको आगे लाने के लिए भी तो वहाँ व्यवस्था भी तो चाहिए। जितनी शिक्षा दे रहे हैं, मैं शिक्षक में बैठा था 15 बजे, जब हमने खोला ड्रीमर्स कॉलेज, इन्होंने बताया ना, मैं स्वास्थ्य बात बता रहा हूँ, ड्रीमर्स कॉलेज के लिए खोला, तो वही सपना पूरा करना चाहते हैं कि शिक्षक में भीड़ भाड़ में किस तरह से बेटी बेटे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे, और रिजल्ट भी उससे अच्छा दिखा करके देखेंगे। तो हम जिस राम राशि से लग जाते हैं ना, उस काम को अच्छा सफल करके छोड़ते हैं। मैं शिक्षक में बैठा था, 2-3 स्कूल फेल हो गई, वहाँ बैठा था। वो ड्रीमर्स की जो देहरादून की ब्रांच है, उसके साथ हमने खोला है, वो शिकर में भी खुली है और यहाँ भी खुली है। मैं वहां बैठा था, वो यार ये बाहर से आकर के कितनी संस्था चलती, सबसे पहली स्कूल तो आपकी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। उन्होंने एक शब्द बोला मुझे, वो आपकी स्कूल है, मतलब कैसे डाउन हो गई, तो उन्होंने कहा हम जाट नहीं है, बस संस्था ही जाटों की चल रही है। वो खुद ही कहते हैं कि हम जाट नहीं है, वो जाटों की संस्थाएं ही पनप रही। देख लो, चाहे झुंझुनू में कितनी संस्थाएं हैं, सीकर में देख लो, जयपुर में देख लो, जो भी विकास कर रहा है, तो क्या पैसे कैसे लेते हैं व्यवस्था नहीं पता, जो आगे बढ़ रहे हैं, आज देश आगे बढ़ रहा है, वो शिक्षा से जो आगे बढ़ रहा है, वो स्कूल चलाने वाला 90% जाट है। नहीं है तो आप देख लीजिए, अब मैं कैसे रोक सकता हूँ, तो इतिहास बैठा गवाही दे रहा है, ये योगदान है कि नहीं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बेटी बेटी से बड़ा कोई धन नहीं है, जो गार्जियन आया है सबसे बड़ा धन यह है, इन पर ध्यान दीजिए, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। ये चक्कर है ना, जीने का समझ में नहीं आया, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इसी के लिए कमाते हैं। ये भी बूढ़े हो जाएंगे तो ये कह रहे थे पापा मैं बड़ी हो गई, तो बचपन जब याद आता, आप जब भी दिक्कत में हो ना, मुसीबत में हो कभी, तो बचपन को याद कर लिया, कुछ
आज के इस विद्यालय के ग्रामोत्थान उत्सव समारोह में उपस्थित क्षेत्र और आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकगण, सम्मान्य अभिभावकगण, परम सम्मान्य मातृशक्ति, विद्यालय के सभी होनहार विद्यार्थी बालक बालिकाएं, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी सहित उनके सभी साथी शिक्षक बंधुगण और आपके बीच उपस्थित राजस्थान विधानसभा में हमारे साथी रहे और झुंझुनू से लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व कर चुके माननीय नरेंद्र जी, झुंझुनू के माननीय जिला प्रमुख हरसिंह जी, माउंडिया जी, दहिया जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के पदाधिकारीगण, पत्रकारगण। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय जुगलाल जी पूनिया का अपनी भावभीनी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने स्वयं शिक्षक रहते हुए अपने परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने और विशेष रूप से यहाँ विज्ञान क्षेत्र का विद्यालय खोलने की प्रेरणा दी। उन्हें सत सत नमन। साथ ही आज के अवसर पर यहाँ उपस्थित परम सम्मान्य मातृशक्ति से एक अनुरोध करना चाहूंगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन की दृढ़ मान्यता है कि इस संसार में जो भी मानव शिशु जन्म लेता है, अपनी मां के पेट से लेकर शुरुआती 4-5 साल तक उसकी सबसे बड़ी शिक्षक, सबसे बड़ी गुरु उसकी माता होती है। बच्चे के पेट में रहते समय से लेकर जीवन के शुरुआती 3-4-5 साल में उसकी माता की जैसी विचारधारा होती है, वो बच्चों को जिस प्रकार की ज्ञानवर्धक लोरियां सुनाती है, बच्चे को जिस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती है, थपकी देकर गीतों के माध्यम से भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कराती है, वही सारा ज्ञान, वही सारे संस्कार बच्चे पर जीवन भर प्रभावी रहते हैं। इसलिए सबसे पहले सम्मान्य मातृशक्ति से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया आप अपने कर्तव्य और दायित्व को पहचानें और पूरी दुनिया में आज की तारीख में भारत सर्वाधिक किशोर और युवावादी वाला राष्ट्र है और हम सबको पता है कि हमारी वो बड़ी किशोर और युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा किस प्रकार के रास्ते पर चल रहा है, ये उन्हें जन्म से लेकर, बचपन से लेकर किशोरावस्था तक सही सत शिक्षा और सही सत संस्कार नहीं मिलने का खामियाजा हम पूरा समाज और ये राष्ट्र उठा पा रहे। इसलिए कृपया
सम्मान्य मातृशक्ति इस ओर ध्यान दें। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रबुद्धजन और अभिभावकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा। सामान्यतः एक अभिभावक के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में, एक दादा दादी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक ताऊ के रूप में, या परिवार के बड़े होने के नाते अपने परिवार की भावी पीढ़ी के प्रति हमारे जो कर्तव्य और दायित्व बनते हैं, हम उन कर्तव्य और दायित्वों को अपने परिवार के उन बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाकर इतिश्री मान लेते हैं कि मेरे परिवार की भावी पीढ़ी के प्रति मेरा जो कर्तव्य और दायित्व था उसका मैंने पूरी निष्ठा से निर्वहन कर दिया। सामान्यतः अधिकांश अभिभावकों या परिवार के मुखिया के दिलो दिमाग में ये विचार नहीं आता कि विद्यालय मात्र 7 घंटे चलता है, बाकी 17 घंटे में हमारे परिवार का वो बालक, वो किशोर, वो युवा किस प्रकार के वातावरण में रहता है, किस प्रकार की संगत में रहता है, उसकी उठ बैठ कैसी है, उसकी बोलचाल कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, इस पर ध्यान देने का किसी के पास भी समय नहीं मिलता और उसका दुष्परिणाम भी हमें कई बार भोगना पड़ता है। इसलिए सभी परिवार के मुखियाओं का, अभिभावकों से मेरा ये भी करवत निवेदन रहेगा कि कृपया विद्यालय के 7 घंटे के अलावा बाकी 17 घंटे में हमारे परिवार का वो बालक, किशोर या युवा, बालक बालिका किस दिशा में, कैसी संगत में रह रहा है, कैसी उसकी क्रियाकलाप में कैसी गतिविधियां हैं, कृपया उस पर निरंतर निगरानी रखें। और अगर कोई कमी बेसी आपको दिखाई दे तो निश्चित रूप से उसके विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठकर मंथन कर उस कमी को सुधार कर उसे सत शिक्षित और सत संस्कारित बनाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। साथ ही मेरा शिक्षक बंधुओं से भी और विशेष रूप से प्राचार्य जी सहित सभी से भी एक अनुरोध है कि एक समय था जब हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में या विश्व की किसी भी सभ्यता संस्कृति में परमात्मा के बाद दूसरा नंबर गुरु का रहता था और उसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। अब एक समय था जब भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारे यहाँ गुरुकुलों का प्रचलन हुआ करता था। 2-2, 4-4 गांवों के बीच में एक गुरुकुल हुआ करता था और उस गुरुकुल की सारी व्यवस्था गांव के नागरिक मिलकर किया करते थे और गांव के विद्यार्थी कुछ रोज घर आते जाते और कुछ गुरुकुल में रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर वो अपने आप को श्रेष्ठ विद्यार्थी साबित करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ते थे। फिर विदेशी आक्रांत आते गए, कई आक्रमण झेलने के बाद जब अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने लगातार कई साल शासन करने के बाद भी उनके समझ में ये नहीं आया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में ऐसी क्या विशेषता है कि 1000 साल के थपेड़े खाने के बावजूद भी भारत की सभ्यता संस्कृति एकता और अखंडता छिन्न भिन्न क्यों नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने अपने एक पढ़े लिखे अधिकारी को भारत इस बात का पता करने के लिए भेजा। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उसने निष्कर्ष दिया
कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में ऐसे गुण हैं कि हजारों लाखों थपेड़ों के बावजूद भी भारतीय सभ्यता संस्कृति नष्ट भ्रष्ट नहीं हो पाई। तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय शिक्षा पद्धति पर प्रहार किया और अभी कुछ साल पहले तक जिस शिक्षा पद्धति को हम मैकलो की शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं, उसमें जिस प्रकार का भारत की भावी पीढ़ी को भटकाने का काम किया और श्रमजीवी बनने के बजाय परजीवी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सौभाग्य से पिछले वर्षों में धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और अभी पिछले वर्षों में ही भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से भारत की नई शिक्षा पद्धति लागू हुई और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम हमारी भावी पीढ़ी को पुरातन इतिहास से परिचित कराते जाएंगे, भारत का वैभव सुनकर, पुराना इतिहास सुनकर हमारी भावी पीढ़ी अपने आप को पूर्वजों के योग्य बनाने के प्रयास में निश्चित रूप से रत होगी। क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति के 3 प्रमुख चरण हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का अर्थ ये था कि भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए, वर्तमान में हम उनको आगे बढ़ाएं और अगर उनमें कोई कमी खामी रही हो तो वर्तमान में उसमें सुधार कर और उनके अच्छे कामों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी भावी पीढ़ी को अपने पूर्वजों के स्वर्ण इतिहास के बारे में अवगत करें, ताकि हमारा वर्तमान भी सुखी रहे और हमारा भविष्य काल भी आप द्वारा बताई गई बातों से प्रेरणा लेकर भविष्य काल भी स्वर्णिम बनेगा। दुर्भाग्य से पिछले 40-50 साल पहले जिस तेजी के साथ भारत में भी भौतिकवाद तेजी से आगे बढ़ा, उससे पहले 50-55 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक यहाँ उपस्थित होंगे, उन सबको याद होगा कि हर गांव में बुजुर्गों के खटाई की जगह हुआ करती थी, जहां दिन भर खेत में काम करने के बाद खाना पीना खाकर शाम के समय अपने पोती नातियों बेटों को लेकर वो उस स्थान पर आते थे और पुरातन काल की और प्राचीन काल की और पौराणिक काल की ऐतिहासिक बातों का आपस में आदान प्रदान करते रहते थे और उनकी गोद में खेलने वाले उनके बेटे पोते नाती उन कथा कहानियों को सुन कर अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति किया करते थे। लेकिन पिछले 40-50 साल में ये व्यवस्था धीरे धीरे कम होती गई, एकल परिवार बनते गए और इसीलिए भारत सरकार को अब एक बार पुनः शिक्षा पद्धति में बदलाव कर भारतीय शिक्षा पद्धति की ओर देश की भावी पीढ़ी को सही शिक्षा देने के लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही मैं इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी बालक बालिकाओं से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके जीवन का एक कालखंड सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। इस कालखंड में आप जितनी कड़ी मेहनत कर लेंगे, जीवन में अनुशासन को जितना महत्व देंगे और सद शिक्षा और सद संस्कार ग्रहण करने का जितना भरसक प्रयास करेंगे, जीवन आपका उतना ही सुखदायी और सफल होगा। और कोई आश्रय नहीं कि आप अपने माता पिता का, अपने परिजनों का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने राष्ट्र का किसी न किसी क्षेत्र में नाम रोशन करने में सफलता प्राप्त कर पाए। साथ ही मैं हमारे
शिक्षक बंधुओं के साथ साथ सभी से एक और अनुरोध करना चाहूँगा। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आदत प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला नारा दिया था कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। और इस नारे को लेकर कई लोगों ने बहुत मखौल भी उड़ाया, लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है उसे समझने में हमें लंबा समय लग गया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का गूढ़ रहस्य यह है कि अगर आपके आसपास का वातावरण स्वस्थ होगा, चाहूँ और साफ सफाई होगी, आपका तन स्वस्थ होगा, आपका तन स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा, और आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा। जब वातावरण स्वच्छ होगा, तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो आपके मन मस्तिष्क में सदैव सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा। नकारात्मक विचार आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। और जब व्यक्ति के, इस राष्ट्र के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार होंगे तो हमारे राष्ट्र भारत को दुनिया का सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध, सबसे मजबूत, सबसे विकसित और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए कृपया इस ओर भी ध्यान दें। और अभी पिछले वर्ष उन्होंने एक नया नारा और दिया था। पिछले 60-70 सालों में हमने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है और उसके बहुत से दुष्परिणाम भी हमको भोगने पड़े। पहली बार, अब की बार जो बरसात का मौसम गया राजस्थान में, परमात्मा की मेहरबानी रही कि बरसात बहुत अच्छी मात्रा में हुई और सर्दियों में मावठ भी बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है। और ये प्राकृतिक संतुलन बना रहे, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया उद्घोष किया है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम। अब सामान्यतः लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसका भाव समझने की आवश्यकता है। जब आप या देश का कोई भी नागरिक अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाए तो उसके मन में सबसे पहले ये भाव आना चाहिए कि जब वो अबोध बालक था, क्योंकि पौधा लगाओगे वो भी अबोध होगा, और जन्म के बाद आप भी 5, 6, 7 साल तक जब अपने पैरों पर खड़े होकर चलना नहीं सीखे तब तक आप भी अबोध थे। उस अबोध अवस्था में आपकी माताजी ने आपका जिस प्रकार से लालन पालन, पालन पोषण किया, माँ के नाम से जो पेड़ लगाए, जब तक वो वृक्ष नहीं बने तब तक उसका भी उसी प्रकार से पालन पोषण करें और उसको वृक्ष बनने में आप सहायक बने, जैसे आपकी माता ने आपको बड़ा होने में मदद की। और ये कर्म अगर 2, 4, 5 साल लगातार चलता रहा तो पिछले 70-80 साल में हमने प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ की पूर्ति हम आने वाले 5-6 साल में ही पूरी करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और जब प्राकृतिक संतुलन बनेगा, प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो सब कुछ स्वस्थ बनेगा, समृद्धि बनेगी। चारों मौसम वापस जो गड़बड़ा गया, सर्दी में गर्मी पड़ती है, गर्मी में सर्दी पड़ती है, बरसात कब आती है कब जाती है, ये जो मौसम चक्र गड़बड़ा है वो सारा गड़बड़ा हुआ चक्कर वापस प्राकृतिक संतुलन बनाकर हमें हमारे पूर्वजों के कालखंड में जैसा वापस महसूस कराने में प्रकृति किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया इस दिशा में ध्यान दें, मातृशक्ति अपने कर्तव्य दायित्वों को समझे, अभिभावक और परिवार के मुखिया भावी पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों को समझें, और सभी प्राचार्य जी सहित सभी शिक्षक बंधु भी अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, और बालक बालिकाएं भी उनके माता पिता की जो उनसे उम्मीदें हैं और उनकी खुद की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए और सत शिक्षित और संस्कारवान बनने में किसी प्रकार की कोर कस नहीं कर छोड़ें, कड़ी मेहनत करें और जीवन में
अनुशासन को सर्वाधिक महत्व दें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मंत्री जी से निवेदन रहेगा 1 मिनट।